एक अंधे व्यक्ति में और एक शिष्य में अत्यधिक फर्क नहीं होता। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को सही मार्ग समझने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक शिष्य को भी अपने जीवन में सही मार्ग को समझने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सुमन मौर्य मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ पर विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान लेकर प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर समस्या का समाधान आप तक पहुंच सके। कहा जाता है कि शिक्षक ही भविष्य निर्माता होते हैं और भाग्य विधाता होते हैं। दोस्तों, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, प्रबंधक स्तर के लोग भी विकास के लिए, देश के लिए चाहिए ही। उनके प्रशिक्षण का स्वतंत्र प्रबंध होना चाहिए। गांव के विकास के लिए शिक्षा सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश की 70% आबादी उसी क्षेत्र में रहती है। गरीब हैं क्योंकि वह अशिक्षित हैं। उस वर्ग के बालकों की शिक्षा ऐसी हो जो अपने परंपरागत क्षेत्रों में कारगर सिद्ध हो सके, गांव के नए निर्माण में सहायक हो और शिक्षितों को शहर में काम तलाश करने के लिए भागना न पड़े। उच्च स्तरीय शिक्षा का विस्तार कितना हो, इसका अनुमान विशेषज्ञों को लगाना चाहिए कि उनकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए कितना कार्य क्षेत्र है। विशेषज्ञों के शिक्षण संस्थान उसी अनुपात में बनाए जाएं ताकि उन्हें ऊंची नौकरी करने या निजी कारोबार चलाने में कठिनाई न हो। वास्तव में ऐसी शिक्षा महंगी होती है और बौद्धिक कौशल भी अधिक चाहती है। उच्च स्तरीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए इन सभी बातों पर विचार कर लिया जाना चाहिए। इस पर्यवेक्षण के आधार पर उतने ही छात्र उच्च स्तरीय प्रशिक्षण में प्रवेश पा सकें, तब वह धमाचौकड़ी न मचेगी जिसमें एक स्थान खाली होने पर 100 के प्रार्थना पत्र पहुंचते हैं। इस प्रकार विद्यालयों की आवश्यकता की पूर्ति के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया जाए तो उसका उपयुक्त प्रतिफल दिखाई दे सकता है। फिर किसी को यह न करना पड़ेगा कि शिक्षा किसी काम न आई, उससे हमारा श्रम, समय, पैसा निरर्थक गुम हो गया। 8वीं कक्षा जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क हो सके तो अति उत्तम, अन्यथा प्राथमिक शिक्षा के लिए तो किसी प्रकार की फीस होनी ही नहीं चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की बहुलता के लिए प्रारंभिक खर्च भवन निर्माण का होता है। उसके लिए ऐसे डिजाइन बनाए जाएं जो देहात के अनुरूप और कम लागत के हों। इन्हें ठेकेदारों से न बनवाकर उस क्षेत्र की पंचायत, ग्राम सभा या शिक्षित समिति को दिया जाए। कॉलेज भी सस्ती लागत के हों तथा और हर्ज नहीं। खुले विश्वविद्यालयों की चर्चा इन दिनों जोरों में चल रही है। उसे व्यवहारिक रूप मिलना चाहिए। उनका तामझाम गुरुकुल स्तर का हो, तभी उसमें शान है। भारतीयता की झलक उन्हीं में मिल सकेगी। कौन क्या शिक्षा प्राप्त करे, इसका निर्णय करने से पूर्व उसे यह सोचना होगा कि वर्तमान स्थिति, भावी संभावना तथा सुविधा साधनों का तालमेल कौन किस प्रकार बिठा सकेगा। देश को सभी स्तर के कार्यकर्ता और व्यवसाय चाहिए। आवश्यकताएं अनेकानेक हैं और उनकी पूर्ति के लिए सभी वर्ग के, सभी विशेषताओं के व्यक्ति चाहिए। उन सभी का उत्पादन, प्रशिक्षण चलना चाहिए। मात्र नौकरी चाहने वाले, अफसर बनने वाले ही ढाले जाते रहेंगे तो गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शिक्षार्थी, शिक्षक, विद्यालय, वातावरण, अभिभावक, इन सभी का तालमेल ठीक चलने से शिक्षा की सफलता और उपयुक्तता बन पड़ती है। इस सभी पक्षों पर समुचित ध्यान देकर दोष और श्रेय किसी एक पक्ष को न मिलना चाहिए। सभी उस सफलताजन्य प्रसन्नता के समान रूप के भागीदार हों। यह सब स्वेच्छा पर नहीं छोड़ देना चाहिए, वरन ऐसे निरीक्षण की व्यवस्था हो जिसमें असावधानियों का समय रहते समाधान हो रहे। एक दूसरे की कठिनाइयों की जानकारी होने से ही इसका उपाय खोजा जा सकता है। अभिभावक बच्चों को स्कूल में भर्ती करके निश्चिंत हो जाते हैं, किंतु अभिभावकों को कदाचित ऐसा नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था ऐसी है जिसमें जोश बहुत और होश कम होता है। कुसंग
में पढ़ने, दुर्गुण सीखने, उद्दंड बनने की आशंका इन्हीं दिनों रहती है। साथ ही यह भी कि शालीनता और सत्प्रवृत्तियों का स्वभाव में समावेश भी ठीक इन्हीं दिनों होता है। बच्चों पर आप विश्वास करना ठीक नहीं, पर बारीक नज़र इस बात की भी रखी जानी चाहिए कि शिक्षा में समुचित अभिरुचि लेने के अतिरिक्त शिष्टाचार में कहीं कोई छिद तो नहीं बन रहा, अनुशासन के प्रति उपेक्षा वृत्ति तो नहीं पनप रही। बच्चों का अधिकांश समय घर में या स्कूल में व्यतीत होता है। पढ़ाई का कार्य अध्यापक पूरा करते हैं, पर व्यक्तिगत संपर्क साधने का कोई उपयुक्त माध्यम न होने से उन्हें यह पता नहीं चलता कि घर पर लड़कों का रहन सहन क्या रहता है। इसी प्रकार अभिभावकों को यह पता नहीं चल पाता कि स्कूल में समय में विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधियां अपनाता है और अपने स्वभाव का परिचय किस स्तर का देता है। अगर ऐसा हो कि हर कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों की गोष्ठियां भी लिया करें और सामान्य सिद्धांत सार्वजनिक रूप से एवं व्यक्तिगत चर्चा निजी रूप से किया करें, इस प्रकार दोनों समझदार वर्गों के प्रयत्न से बच्चों की प्रगति का उपचार चलता रह सकता है। छात्रों की पढ़ाई पर ही नहीं, व्यवहार पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिभा निखारने का ठीक यही समय है। व्यक्तित्व का जैसा भी कुछ भला बुरा निर्माण कच्ची आयु में बन जाता है, प्रायः आजीवन वैसा ही बना रहता है। आयु पकने पर समझदारी तो बढ़ती है, पर आदतें जिस प्रकार की उठती आयु में बन जाती हैं, प्रायः वैसी ही बनी रहती हैं। इसलिए शिक्षा के साथ दीक्षा का भी समावेश होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों और अभिभावकों की चरित्र निष्ठा कार्य प्रणाली असंदिग्ध यानी विचारों का आदान प्रदान होता रहे। उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवांछनीयता बच्चों से बच नहीं सकती। उनकी संवेदनशीलता अच्छाइयों की अपेक्षा बुराइयों की ओर अधिक आकर्षित होती है। यहाँ खोट के कोई छिद्र रहेंगे तो छात्रों का व्यक्तित्व निखर नहीं पाएगा। भले ही वे तीव्र बुद्धि के कारण प्रतिभा किसी भी स्तर की अर्जित कर लें, समाज में अध्यापक को एक सम्मानीय स्थान प्राचीन काल से प्राप्त है। उसी गरिमा के अनुरूप शिक्षकों के अपने आचरण, रहन सहन, वाणी व्यवहार से, उचित खान पान से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। यदि शिक्षक धूम्रपान, शराब, गुटखा आदि व्यसनों से घिरे हों तो छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे आदर्शनिष्ठ अध्यापकों की आज समाज को आवश्यकता है। स्कूलों का वातावरण बनाने की चेष्टा अध्यापकों को करनी चाहिए। वहाँ स्वच्छता, शालीनता, सहकारिता और निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में तल्लीनता का वातावरण रहे। इसी प्रकार घर में उन्हें दुलार और सहानुभूति तो मिले ही, साथ ही सहप्रयत्नों की प्रशंसा भी होती रहे। सुधार और समीक्षा का क्रम तो चले, पर वह इतना कड़वा न हो कि खींच उत्पन्न करे और बच्चों को विद्रोही बना दे। घर और स्कूल दोनों का वातावरण बच्चों को सुविकसित करता है। इसी प्रकार अध्यापक और अभिभावक अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए छात्रों को समुन्नत स्तर का बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा छात्र निर्माण में या बच्चे के भविष्य निर्माण में शिक्षक एवं अभिभावक की भूमिका। दोस्तों, कहते हैं जिसने हमारी उंगली पकड़कर लिखना सिखाया, जिसने हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया, जिसने हमें अंधकार से रोशनी की ओर लाया, वह शिक्षक ही है और वह माँ ही है जिसने हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए समस्या के समाधान पर। धन्यवाद।